हेलो, मैं हूँ विनय कुमार गुप्ता। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट टू बी नोटेड में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। आज हम एनसीईआरटी साइंस कक्षा 7 चैप्टर 5वां पढ़ाएंगे। इसके पहले 4 चैप्टर हो चुके थे, तो चलिए शुरू करते हैं। 5वां चैप्टर है अम्ल, क्षारक और लवण। हम इसमें अम्ल, क्षार और लवण के बारे में अध्ययन करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ सारणी दिया गया है यहाँ पर, तो आपको बताना है कि कौन सा जो है खट्टा होता है, कौन सा कड़वा है या कुछ अलग होता है। यहाँ पर नींबू का रस है, तो नींबू का रस कैसा लगता है? खट्टा लगता है। संतरे का रस ये भी खट्टा लगता है। सिरका ये भी खट्टा, दही ये भी खट्टा, इमली ये भी खट्टा लगता है, और शक्कर ये तो मीठा होता है। और नमक की बात करें तो ये क्षार टाइप का होता है। आंवला ये खट्टा, खाने का सोडा ये भी क्षार टाइप का लगता है, खट्टा नहीं होता है। अंगूर खट्टा, कच्चा आम खट्टा, खीरा न खट्टा न मीठा। तो इसी के आधार पर हम पता करेंगे कि कौन सा अम्ल होता है, कौन सा क्षार होता है और कौन सा किसको लवण बोलते हैं। तो यहाँ पर चेतावनी दी गई है, किसी भी वस्तु को तब तक मत चखिए जब तक कि ऐसा करने के लिए आपसे कहा ना जाए। किसी भी वस्तु को तब तक स्पर्श ना करें जब तक कि ऐसा करने के लिए आपसे कहा ना जाए। अगर आप प्रयोगशाला में हैं, ऐसा कोई काम कर रहे हैं, कोई प्रयोग कर रहे हैं, तो आपको ये सब सावधानियां बरतनी होगी। तो इस सारणी में हमने क्या देखा कि इनमें से कुछ पदार्थों का स्वाद कैसा है? खट्टा है, और कुछ का कड़वा है, कुछ का मीठा और कुछ का नमकीन है। अम्ल और किसको क्षार बोलते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है कि दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरका का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इनमें अम्ल, एसिड होते हैं। अम्ल और एसिड, अम्ल या एसिड की वजह से ये खट्टे होते हैं। तो ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति क्या होती है? अम्लीय होती है। तो अम्ल क्या होता है? ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है। तो कौन से पदार्थ होते हैं? अम्लीय पदार्थ बोले जाते हैं। खट्टे क्यों होते हैं? इनमें एक प्रकार का अम्ल या एसिड पाया जाता है, इसी वजह से वे खट्टे होते हैं। यहाँ पर एक एसिड, एसिड शब्द जो है उसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द एसियर से हुई है। तो ये आपको नोट करना है कि एसिड शब्द जो है लैटिन शब्द एसियर से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? खट्टा। इन पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक अम्ल होते हैं। अभी ऊपर हमने जो पढ़ा कि दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरके, इसमें जो अम्ल पाया जाता है वो कैसा होता है? प्राकृतिक अम्ल होता है इसमें। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि किन किन पदार्थों में कौन कौन सा अम्ल पाया जाता है, जो एग्जामों में ज़्यादातर वहीं से पूछा जाता है कि इस पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। अगर हम खाने का सोडा, जिसको बोलते हैं बेकिंग सोडा, उसका अगर हम स्वाद चखें तो कैसा महसूस होता है, कैसा लगता है स्वाद? इसका स्वाद जो होता है खट्टा नहीं है, जिसका मतलब है इसमें कोई अम्ल नहीं है। तो बेकिंग सोडा जो होता है वो खट्टा नहीं होता है, मतलब इसमें कोई अम्ल नहीं होता है। वास्तव में इसका स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। जो खाने का सोडा, बेकिंग सोडा होता है, वो कड़वा होता है, ना तो खट्टा होता है ना तो क्षार होता है, मतलब इसमें कोई अम्ल नहीं होता है, ये कड़वा होता है। और यदि आप विलयन को अपनी अंगुलियों के बीच रगड़ें तो यह साबुन जैसा चिकना लगता है। सामान्यतः ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है
और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। तो इस तरह आप पहचानेंगे क्षार कौन सा होता है कि अगर कोई भी क्षारीय पदार्थ है तो उसका विलयन आप अपने अंगुलियों के बीच रगड़िए। अगर आपको साबुन जैसा चिकना लगता है और अगर स्वाद में वो कड़वा है तो समझ जाइए वो क्या है? एक प्रकार का क्षारीय पदार्थ है वो। इन पदार्थों की प्रकृति क्षारीय होती है, क्षारकीय होती है। क्षारक यहाँ पर लिखा हुआ है तो सही शब्द क्षारक बोला जाता है, लेकिन कहीं कहीं किताबों में क्षार लिखा होता है, अम्ल और क्षार। क्षारक सही शब्द है। तो अम्ल और क्षार आप ऐसे पहचानेंगे। यदि हम किसी पदार्थ को चख नहीं सकते तो हमें उसकी प्रकृति कैसे ज्ञात होगी? कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारकीय, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाते हैं। ये पदार्थ क्या कहलाते हैं? सूचक कहलाते हैं। तो सूचक वे पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग करके हम किसी पदार्थ को अम्लीय या क्षारकीय के रूप में जानते हैं। मतलब सूचक से पता लगाया जाता है। सूचक एक प्रकार का पदार्थ होता है जिससे यह पता लगाया जाता है कि कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारीय है। तो सूचक का मतलब आप समझ गए होंगे सूचक का क्या काम होता है। सूचकों को अब अम्लीय अथवा क्षारकीय पदार्थयुक्त मिश्रण में मिलाते हैं तो उनका रंग बदल जाता है। हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ आदि कुछ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, अभी तक हमने केवल ज़्यादातर लोग यही जानते हैं कि लिटमस का उपयोग जो है सूचक के रूप में उपयोग किया जाता है, लेकिन इसके अलावा हल्दी होता है और गुड़हल का जो पंखुड़ी होता है उसका उपयोग भी हम सूचक के रूप में करते हैं। तो तीनों नाम आपको याद होना चाहिए कि सूचक के लिए कौन कौन से पदार्थ उपयोग किए जाते हैं। हल्दी, लिटमस जिसको लिटमस पेपर भी बोलते हैं, और गुड़हल की पंखुड़ियाँ। तो ये तीन चीज़ें प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली सूचक हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि ये तीन चीज़ें जो सूचक हैं वो किस प्रकार के सूचक होते हैं? प्राकृतिक सूचक होते हैं। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक होते हैं हल्दी, लिटमस और गुड़हल की पंखुड़ियाँ। तो ये तीनों आपको याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब आ गया जिनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। यहाँ पर अम्ल का नाम दिया है और इसमें पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है। सॉरी, कहने का मतलब यहाँ पर अम्ल दिया है और ये किस में पाया जाता है, किस पदार्थ में, दूसरे कॉलम में दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। एसिटिक अम्ल ये सिरके में पाया जाता है। ये आपको याद रखना है कि एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? सिरका में। फिर दूसरा है फॉर्मिक अम्ल, ये किस में पाया जाता है? चींटी का डंक। जो चींटी का डंक होता है, जब चींटी काटते हैं तब उसमें कौन सी अम्ल स्रावित होती है? वो फॉर्मिक अम्ल होती है, जो हमारे त्वचा के अंदर प्रवेश करती है। अगला है साइट्रिक अम्ल। नींबू कुल के जो फल होते हैं, साइट्रस फल जो होते हैं जैसे संतरा और नींबू, इन दोनों में कौन से अम्ल पाए जाते हैं? साइट्रिक अम्ल। तो ये आपको याद रखना है। ये सिट्रस फल बोले जाते हैं, संतरा और नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो आपको नोट करना है, ये सब इम्पॉर्टेंट है, सभी इम्पॉर्टेंट है। एक एक करके आप नोट करते जाइए या इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। लैक्टिक अम्ल ये किस में पाया जाता है? दही में। तो दही में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल। और दही में एक प्रकार का बैक्टीरिया भी होता है, उसका नाम क्या होता है? लैक्टोबैसिलस। वो लाभदायक जीवाणु होते हैं, इसीलिए लोग कहते हैं कि दही खाना चाहिए, उसमें जो जीवाणु होते हैं वो लाभदायक होते हैं। तो कौन सा जीवाणु होता है? लैक्टोबैसिलस। अगला है ऑक्सैलिक अम्ल। ऑक्सैलिक अम्ल किस में होता है? पालक में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ऑक्सैलिक अम्ल किस में होता है? पालक में पाया जाता है। ये आप नोट कर लीजिए।
अगला है एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। तो एक विटामिन सी आप जानते हैं किस में होता है, आंवला और सिट्रस फल, जो भी साइट्रिक अम्ल वाले फल होते हैं उसमें भी एस्कॉर्बिक अम्ल होते हैं। संतरा, नींबू, आंवला, इन सब चीज़ों में एस्कॉर्बिक अम्ल होता है साइट्रस अम्ल के अलावा। फिर अगला है टार्ट्रिक अम्ल। क्या है? टार्ट्रिक अम्ल। ये ज़्यादातर इमली एग्ज़ामों में पूछा जाता है कि इमली में कौन सा अम्ल होता है। टार्ट्रिक अम्ल आप याद रखिए, अंगूर में भी होता है और कच्चे आम में भी टार्ट्रिक अम्ल होता है। तो अभी तक जितने भी अम्ल हमने बताए हैं सभी इम्पॉर्टेंट हैं, सभी कोई ना कोई मतलब किसी न किसी एग्ज़ाम में ये सब पूछा जा चुका है, तो आपको ये सब याद रखना। ऊपर बताए गए सभी अम्ल प्रकृति में पाए जाते हैं, तो ऊपर जितने भी अम्ल बताए गए हैं वो सब प्रकृति में पाए जाने वाले अम्ल हैं। अब क्षारक का नाम देखते हैं और उसमें क्या मतलब किस चीज़ में ये क्षार पाए जाते हैं। जैसे पहला यहाँ पर दिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चूने के पानी में पाया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल्टाइस होता है। फिर है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये खिड़की के कांच आदि साफ़ करने के लिए उपयुक्त मार्जक है। तो खिड़की के कांच को साफ़ करने के लिए जो मार्जक उपयोग किया जाता है उसमें क्या होता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये भी आपको याद रखना इम्पॉर्टेंट है। फिर आता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये साबुन में पाया जाता है। तो साबुन में कौन सा क्षार पाया जाता है? क्षारक सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। किसी में सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है और किसी साबुन में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। अगला है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। दुधिया मैग्नीशियम मतलब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में पाया जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये सभी इम्पॉर्टेंट हैं, आपको याद रखना है ये सब। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्षारक आगे बढ़ते हैं। हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचक। अब प्राकृतिक सूचक की बात करते हैं। पहला है हमारा लिटमस। क्या है? लिटमस। ये एक प्राकृतिक सूचक है या रंजक इसी को बोलते हैं। सबसे सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाला प्राकृतिक सूचक कौन सा है? वो लिटमस है। तो लिटमस सभी जानते हैं कि सामान्य रूप से लिटमस का उपयोग जो है प्राकृतिक सूचक के रूप में किया जाता है। इसे लाइकेनो सैक से निष्कासित किया जाता है। तो लिटमस जो है कहाँ से निष्कासित किया जाता है, मतलब कहाँ से निकाला जाता है? जो लाइकेन पाए जाते हैं उसी से निष्कासित किया जाता है लिटमस। ये आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि लिटमस कहाँ से प्राप्त होता है। तो ये लाइकेनों से निष्कासित किया जाता है, सैक से। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप नोट कर सकते हैं इसको। यहाँ पर लिखा है कि आसुत जल में इसका रंग माव नील सोड़ होता है। तो ये एक प्रकार का रंग है, आप इसको याद रखिए कि आसुत जल में इसका रंग क्या होता है? माव नील सोड़। माव या नील सोड़ किस में होता है? आसुत जल में। आसुत जल में लिटमस का रंग क्या होता है? माव या नील सोड़। जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह लाल हो जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जब लिटमस पेपर को अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह लाल हो जाता है। तो यहाँ पर लाल हो जाता है का मतलब है कि एक दो लिटमस पेपर होते हैं, एक होता है लाल, एक नीला होता है। तो नीले पेपर को अगर अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो ये लाल हो जाता है, और क्षारीय विलयन में अगर लाल लिटमस पेपर मिलाया जाता है तो वो विलयन नीला हो जाता है। तो ये दो चीज़ आपको याद रखना है, और ये सभी को याद भी होना चाहिए कि लाल पेपर जो है नीला हो जाता है जब विलयन क्षारीय होता है। अगर विलयन अम्लीय है तो नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है। यहाँ पर लिखा है
कि यह विलेन के रूप में कौन, ये जो लिटमस होते हैं यह विलेन के रूप में या अथवा कागज़ की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, लिटमस पत्र। तो लिटमस पत्र के रूप में भी पाए जाते हैं और विलेन के रूप में भी लिटमस पाए जाते हैं। सामान्यतः यह लाल और नीले लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध है। तो हमने बताया कि एक लाल लिटमस पत्र होता है, एक नीला लिटमस पत्र होता है। तो जो अम्लीय होगा वो नीले को लाल कर देगा और जो क्षारीय विलेन होगा वो लाल को नीला कर देगा, को याद रखना है। यहाँ पर फिगर दिखाया गया है लिटमस का, सॉरी यहाँ पर लाइकेन दिखाया गया है और लाइकेन से निष्कासित किया गया है। ये लिटमस पेपर हैं, लाल और नीला। यहाँ पर एक प्रयोग दिखाया गया है कि प्लास्टिक के किसी प्याले या कटोरे या प्रकनली में नींबू का रस लेकर उसमें थोड़ा पानी मिलाइए, मतलब उसका विलेन थोड़ा मिला लीजिए। फिर आप लाल लिटमस पत्र डालिए। ड्रॉपर की सहायता से उपयुक्त विलेन की एक बूंद को लाल लिटमस पत्र पर डालिए। क्या इसके रंग में कोई परिवर्तन होता है? इसी परीक्षण को नीले लिटमस पत्र के साथ दोहराइए। नोट कीजिए कि क्या रंग में कोई परिवर्तन हो रहा है। इस क्रियाकलाप को नमकीन पदार्थों के साथ भी करिए। तो यहाँ पर देखा कि जो नीला लिटमस पत्र है वो लाल हो गया है, तो इसका मतलब वो नींबू का रस क्या है, अम्लीय है। नींबू साइट्रिक अम्ल। यहाँ पर दिया गया है चूने का पानी कैसे बनाते हैं। चूने का पानी बनाने के लिए किसी बोल में चूने की कुछ मात्रा पानी में घोल दीजिए। तो परचून की दुकान पर जो है चूना मिलता है, तो चूने को वहाँ से ख़रीद लाइए और पानी में मिला दीजिए। विलेन को भली भांति हिलाकर कुछ देर रखा रहने दीजिए। तो हिलाकर कुछ देर आप रख दीजिए। अब बोतल के ऊपरी भाग से कुछ द्रव को किसी बर्तन में निथाल लीजिए। जब चूना नीचे बैठा हुआ दिखे तो उसके बाद ऊपर का पानी आप धीरे धीरे करके निकाल लीजिए। तो यही जो पानी निकला उसी को कहते हैं चूने का पानी। क्या कहते हैं? चूने का पानी। निथार कर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ दिया गया है कि ऐसे विलेन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते हैं, उदासीन विलेन कहलाते हैं। तो कौन से विलेन उदासीन विलेन कहलाते हैं? जब इन विलेनों को लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के पर गिराया जाता है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो वो विलेन क्या कहलाता है? उदासीन विलेन। तो ऐसे पदार्थ ना तो अम्लीय होते हैं और ना ही क्षारकीय होते हैं, ना ही अम्लीय और ना ही क्षारकीय होते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं? उदासीन विलेन कहते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट था, आप इसको याद रखिए। यहाँ पर दिया गया कि हल्दी है। यहाँ पर दिया है कि हल्दी एक अन्य प्राकृतिक सूचक है। एक चम्मच हल्दी पाउडर लीजिए, इसमें थोड़ा जल मिलाकर इसका पेस्ट बना लीजिए। स्याही सोख्ता, जिसको क्या बोलते हैं, ब्लॉटिंग पेपर या फिल्टर पत्र पर हल्दी का पेस्ट लगाकर हल्दी पत्र बनाइए और उसे सुखा लीजिए। हल्दी पत्र की पतली पतली पट्टियाँ काट लीजिए। हल्दी पत्र की पट्टी पर कुछ बूंद साबुन का विलेन डालिए। आप क्या देखते हैं? तो हल्दी की पत्र पर जब भी आप साबुन का विलेन डालते हैं तो वो लाल हो जाता है। तो यहाँ पर इसका ये मतलब नहीं हुआ कि वो नीला है, क्योंकि यहाँ पर लिटमस पत्र नहीं है, यहाँ पर हल्दी पत्र है। हल्दी के पत्र पर अगर एक बूंद साबुन का विलेन डालते हैं तो उससे क्या होता है? हल्दी का रंग लाल हो जाता है। जहाँ पर भी साबुन की बूंदें पड़ेंगी विलेन में, साबुन का विलेन लेकर उसकी कुछ बूंद कहाँ डालेंगे? हल्दी के पत्र पर। तो जहाँ डालेंगे वहाँ लाल हो जाएगा। तो इससे ये पता चलता है कि साबुन क्षारकीय होता है। साबुन कैसा होता है? क्षारकीय। जब भी हल्दी लाल हो जाए तो इसका मतलब वो क्षारकीय होता है।
वो विलयन कैसा है, क्षारकीय। साबुन का विलयन कैसा होता है, क्षारकीय होता है। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हल्दी सूचक के रूप में प्रयोग किया गया है। अगर नीला लिटमस पेपर पर डालेंगे तो वो लाल हो जाएगा, सॉरी, अगर लाल लिटमस पेपर पर साबुन का विलयन डालेंगे तो क्या होगा, वो नीला हो जाएगा। तो उससे क्या पता चलता है कि साबुन का विलयन क्या है, क्षारकीय है। यहाँ पर दिया गया है कि अब मैं समझ गया कि मेरी सफ़ेद कमीज पर पड़ा हल्दी का दाग साबुन पर लाल क्यों हो जाता है। तो आपने बहुत बार देखा होगा कि आपके सफ़ेद शर्ट पर अगर हल्दी लग जाती है और उसको साबुन से धोया जाता है तो उस जगह जो है लाल निशान बन जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साबुन का विलयन जो है क्षारकीय होता है। क्योंकि हल्दी है, हल्दी का उपयोग जो है सूचक के रूप में उपयोग हो रहा है। तो हल्दी अगर लाल हो जा रही है तो इसका मतलब जो विलयन है वो क्षारकीय विलयन है। ये आपको याद रखना है हल्दी के साथ। अब यहाँ पर दिया है गुड़हल के पुष्प की कुछ पंखुड़ियाँ एकत्र कीजिए और उन्हें एक बीकर में रख दीजिए। इससे थोड़ा गर्म जल मिलाइए। मिश्रण को कुछ समय तक रखिए जब तक जल रंगीन ना हो जाए। अब रंगीन जल को सूचक के रूप में उपयोग कीजिए। तो इस प्रकार जो है गुड़हल की पंखुड़ियों से जो है सूचक बनाया गया है। अब इन सूचक की 5-5 बूंदें साड़ी में दिए गए विलयन में मिलाइए। अब मिलाने के बाद क्या होता है अब हम बताते हैं। यहाँ पर आपको नोट करना है, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों को गहरा गुलाबी मेजेंटा इसी को बोलते हैं और क्षारकीय विलयन को हरा कर देता है। तो जब भी गुड़हल के पुष्प के साथ आप प्रयोग करेंगे विलयनों का कि कौन सा विलयन अम्लीय है और कौन सा क्षारकीय है, तो जब भी अम्लीय विलयन में गुड़हल के पुष्प का सूचक मतलब जो हमने विलयन तैयार किया था गुड़हल के पुष्प की पंखुड़ियों से, उसकी कुछ बूंदें जो है अम्लीय विलयन में अगर डालेंगे तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, गहरा गुलाबी, जिसको मेजेंटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेजेंटा कलर हो जाता है। अगर उसी गुड़हल के पुष्प की पंखुड़ियों का बना जो विलयन है, जो सूचक है एक प्रकार का, उसकी कुछ बूंदें अगर क्षारकीय विलयनों में डालते हैं तो उसका रंग कैसा हो जाता है, हरा रंग हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है। मैंने अलग अलग बताया कि हल्दी के साथ क्या होता है, लिटमस के साथ क्या होता है। अब गुड़हल के पुष्प की पंखुड़ियों से बना सूचक का उपयोग करने से अम्लीय विलयन का रंग कैसा होता है, गहरा गुलाबी, और क्षारकीय विलयनों का रंग कैसा हो जाता है, हरा। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर दिया गया है कि जब मैं शुष्क लिटमस पत्र खाने के सोडे की ठोस कण रखता हूँ तो मुझे कोई सही परिणाम नहीं मिलता है। तो इसका मतलब यह है कि आपको समझना है कि कभी भी आप अगर शुष्क लिटमस पत्र लेते हैं और उसमें जो है कोई ठोस पदार्थ रखते हैं तो उससे उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वही विलयन या कोई अम्लीय विलयन हो या कोई क्षारीय विलयन हो, उसकी कुछ बूंदें अगर शुष्क लिटमस पत्र पर डालेंगे तभी पता चलेगा कि वो जो कण है वो अम्लीय है या क्षारीय है। तो इसमें से एक का विलयन जरूर बनाना होगा, तभी हम पता कर पाएंगे। यहाँ पर बनाया गया है, ये सूचक है गुड़हल के पुष्प की पंखुड़ियों से बनाया गया। में डाला गया कलर जो है मेजेंटा कलर हो गया, गहरा गुलाबी हो गया, और क्षार में डाला गया इसको तो इसका रंग कैसा हो गया, हरा हो गया। तो ये सूचक है गुड़हल के पुष्प के साथ। यहाँ पर अगला
उदाहरण हेडिंग है उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं इसको। हमने पढ़ा कि अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। और क्षार क्या करते हैं? क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। आइए हम देखते हैं कि जब किसी अम्ल को किसी क्षारक में मिलाया जाता है तो क्या होता है। अब हम उस सूचक की बात करेंगे, अभी तक हम इसका उपयोग नहीं किए हैं। वो कौन सा है? फिनोल्फ्थलीन। क्या है? फिनोल्फ्थलीन। तो इसको आपको याद रखना है कि फिनोल्फ्थलीन एक प्रकार का सूचक है। ये प्राकृतिक नहीं है, कृत्रिम सूचक है। तो अभी तक हमने प्राकृतिक सूचक की बात की। लिटमस पेपर, गुड़हल के पुष्प से बना सूचक और हल्दी। और इसका जब भी उपयोग करेंगे फिनोल्फ्थलीन का, तो शिक्षक के द्वारा कक्षा में निर्देशित किया जाना चाहिए। जब भी ये फिनोल्फ्थलीन का उपयोग करेंगे तो शिक्षक के मार्गदर्शन में। इसको करने से कैसे पता चलेगा? इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है, आपको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर बता दे रहे हैं। यह स्पष्ट है कि जब विलयन क्षारकीय होता है तो फिनोल्फ्थलीन गुलाबी रंग देता है। तो फिनोल्फ्थलीन जो है, अगर फिनोल्फ्थलीन में जो है क्षारकीय विलयन मिलाते हैं तो वो गुलाबी रंग देता है। तो यहाँ पर आप नोट कर लीजिए। तो क्षारकीय क्या करता है? फिनोल्फ्थलीन में गुलाबी रंग देता है। और इसके विपरीत जब विलयन अम्लीय होता है तो यह रंगहीन रहता है। तो आप इसको याद रखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्षारकीय विलयन क्या करता है? फिनोल्फ्थलीन में गुलाबी रंग देता है, लेकिन अम्लीय क्या करता है? रंगहीन रहता है। मतलब अम्ल अगर फिनोल्फ्थलीन में मिलाते हैं तो वो रंगहीन होता है, कोई रंग नहीं देता है। तो इसका मतलब वो विलयन कैसा है? अम्लीय है। तो थोड़ा थोड़ा इसमें अंतर है, उसको आप याद रखिए। एग्जाम में किसी से ऐसा भी पूछ लेता है। तो जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारकीय विलयन मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन करते हैं। तो अम्लीय विलयन और क्षारकीय विलयन दोनों को अगर आप मिलाएंगे तो वो एक दूसरे के प्रभाव को ख़त्म कर देते हैं, मतलब उदासीन कर देते हैं। ना वो अम्लीय रह जाता है और ना वो क्षारकीय रह जाता है। जब किसी अम्ल और क्षारक के विलयन को उचित मात्रा में मिलाया जाता है तो विलयन की प्रकृति ना तो अम्लीय रहती है और ना ही क्षारकीय। तो वही हमने कहा, यहाँ पर उचित मात्रा की बात की गई है। अम्ल और क्षार के विलयन को जब उचित मात्रा में मिलाते हैं तो विलयन की प्रकृति कैसे हो जाती है? ना तो वो अम्लीय रह जाता है और ना ही क्षारकीय। दूसरे शब्दों में बात करें तो अम्ल और क्षार दोनों की ही प्रकृति लुप्त हो जाती है। ना वो विलयन अम्ल रह जाता है और ना ही क्षार रह जाता है। इसी को उदासीनीकरण कहते हैं। इस प्रकार बना विलयन ना तो अम्लीय होता है ना तो क्षारकीय। उदासीनीकरण के तत्काल बाद प्रश्नावली को स्पष्ट करें तो आपको क्या अनुभव किया? उदासीनीकरण अभिक्रिया में सदैव ऊष्मा निकलती है। तो एक चीज़ आपको और याद रखना है कि उदासीनीकरण की अभिक्रिया जब भी होगी तो ऊष्मा निकलती है, अर्थात निर्मुक्त होती है। किस अभिक्रिया में है? उदासीनीकरण अभिक्रिया में सदैव ऊष्मा निकलती है, अर्थात निर्मुक्त होती है। और निर्मुक्त ऊष्मा से अभिक्रिया मिश्रण का ताप बढ़ जाता है। तो ऊष्मा निकलने की वजह से अभिक्रिया मिश्रण का ताप क्या होता है? बढ़ता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में नया पदार्थ निर्मित होता है, जिसको क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल और क्षार मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, जिसको कहते हैं लवण। लवण अम्लीय, क्षारकीय, उदासीन प्रकृति का हो सकता है। तो जो लवण बनाते हैं वो अम्लीय भी हो सकता है, क्षारकीय भी हो सकता है, उदासीन प्रकृति का हो सकता है। अतः उदासीनीकरण को निम्न रूप से परिभाषित हम कर सकते हैं। जैसे किसी अम्ल और किसी क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। तो किसी अम्ल और किसी क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण। इस प्रक्रिया में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होते हैं। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है? ऊष्मा निकलती है और उसके साथ साथ लवण बनता है और जल निर्मित होते हैं। अगर हम
यहाँ पर दिया है अम्ल वर्षा के बारे में। जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अत्यधिक होती है तो वह अम्ल वर्षा कहलाती है। तो अम्ल वर्षा किसे कहते हैं? जब वर्षा के जल में अम्ल की मात्रा ज़्यादा होती है तब उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। वर्षा जल में अम्ल कहाँ से आते हैं? वर्षा जल अम्लीय इसलिए हो जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसें जो क्या होते हैं, वायु में प्रदूषकों के रूप में निर्मुक्त होती हैं। तो ये तीन गैसें आपको याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये वायु के प्रदूषक के रूप में होते हैं। तो जब ये वर्षा जल में घुलकर क्रमशः कार्बोनिक अम्ल बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनाता है वर्षा के जल में घुलकर? कार्बोनिक अम्ल। और सल्फर डाइऑक्साइड क्या बनाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या बनाता है? नाइट्रिक अम्ल। तो यही अम्ल जो है वर्षा के जल में घुलकर जब पृथ्वी पर आते हैं तो इसी को कहते हैं अम्लीय वर्षा, क्योंकि इसमें 3 प्रकार के अम्ल होते हैं, कार्बनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। तो ये कहाँ से बनते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो वर्षा के जल में घुलकर कार्बोनिक अम्ल बनाता है, और सल्फर डाइऑक्साइड घुलकर क्या बनाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड घुलकर क्या बनाता है? नाइट्रोजन अम्ल। ये तीनों आपको याद रखना, इसी वजह से उसे अम्लीय वर्षा बोलते हैं। और ये अम्ल वर्षा क्या करते हैं? भवनों, ऐतिहासिक इमारतों, पौधों और जंतुओं को क्षति पहुंचाते हैं। यहाँ पर दिया गया है तो उदासीनीकरण की अपक्रिया में एक अम्ल होता है, एक क्षार होता है, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? लवण और जल। और उष्मा क्या होती है? निर्मुक्त होती है। और इसी उष्मा निर्मुक्त होने की वजह से अपक्रिया का ताप जो होता है, मतलब मिश्रण का जो ताप होता है वो बढ़ जाता है। यहाँ पर एक अपक्रिया का उदाहरण दिया गया है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया गया है HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH लिया गया है। इसकी अपक्रिया कराई जाती है तो क्या मिलता है? सोडियम क्लोराइड NaCl मिलता है और जल H2O निकलता है, और उसके साथ साथ ऊष्मा जो है निर्मुक्त होती है। तो ये एक प्रकार का उदासीनीकरण की अपक्रिया है। अब आते हैं दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण कौन से हैं जो हम उसका उपयोग करते हैं। पहला है अपाचन। जब हमें अपाचन हो जाता है, मतलब सही तरीके से भोजन नहीं पचता है, तब उस समय हमें क्या करना होता है? हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे आमाशय में पाया जाता है जो पाचन में उपयोग किया जाता है या भोजन के पाचन में हमारी सहायता करता है। लेकिन आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने से अपाचन हो जाता है। मतलब हमारे आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा अगर हो जाती है तो क्या हो जाता है? अपाचन हो जाता है। कभी कभी अपाचन का भी कष्टदायक होता है। अपाचन से मुक्ति पाने के लिए हम क्या करते हैं? हम दूध या मैग्नीशियम जैसा कोई प्रतिअम्ल लेते हैं, जिसे क्या कहते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जिसमें क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो एक देखते हैं, तो ये एक प्रकार का क्या है? क्षार है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक प्रकार का क्षार है। और HCl का है, एक प्रकार का अम्ल है। तो इन दोनों के मिश्रण से मिलने से क्या होगा? अपक्रिया वो उदासीन हो जाएगी, जिससे अपाचन से हमें मुक्ति मिलेगी। यह अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है? अम्ल के प्रभाव को कम कर देता है या उदासीन कर देता है। तो इस प्रकार मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का अम्ल के प्रभाव को कम करने के लिए। अगला है चींटी का डंक। जब चींटी काटती है तो यह त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देती है। डंक के प्रभाव को नमयुक्त खाने का तो डंक के प्रभाव को कम करने के लिए क्या करते हैं? नमीयुक्त खाने का जो सोडा होता है, जिसको बोलते हैं सोडियम
हाइड्रोजन कार्बोनेट और कैलामाइन विलयन मलकर उदासीन किया जा सकता है, जिसमें क्या होता है, जिंक कार्बोनेट। तो इस प्रकार जो है, जो चींटी जब डंक मारती है तो हमारे त्वचा में जो है फॉर्मिक अम्ल होता है वो चली जाती है। तो उसके अम्ल के प्रभाव को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, खाने का जो सोडा होता है, जिस क्या बोलते हैं उसको, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 बोलते हैं, अथवा कैलामाइन विलयन मलकर उदासीन किया जाता है। तो जहाँ पर चींटी डंक मारती है वहाँ पर ये चीज़ें मल लेनी चाहिए, जिससे क्या होगा, उसका प्रभाव कम हो जाएगा। अगला है मृदा उपचार। रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग मृदा को अम्लीय बना देता है। क्या करता है, मृदा को अम्लीय बना देता है। जब भी हम रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग करेंगे तो मृदा कैसी हो जाएगी, अम्लीय हो जाती है। यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय या अत्यधिक क्षारकीय हो तो पादपों या पौधों की वृद्धि अच्छी नहीं होती है। तो आपको ध्यान देना है, कभी भी मृदा में ना तो अत्यधिक अम्लीय हो और ना ही अत्यधिक क्षारकीय हो। इससे क्या होगा, पौधों में वृद्धि नहीं। तो मृदा में अगर अम्लीय ज़्यादा होगा या क्षारकीय ज़्यादा होगा तो पादपों में अच्छी वृद्धि नहीं होगी। अब इस समस्या को दूर कैसे करेंगे। जब मृदा अत्यधिक अम्लीय होती है तो उसे बिना बुझा हुआ चूना, जिसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, या बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारकों से उपचारित किया जाता है। तो इन दोनों के उपयोग से जो अम्लीय प्रकृति है उसको कम कर सकते हैं और क्षारकीय प्रकृति को भी कम कर सकते हैं। यदि मृदा क्षारकीय हो तो इसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। अब यहाँ पर याद रखना है कि अगर मृदा जो है क्षारकीय है तो हमें क्या मिलाना होगा, जैव पदार्थ। ये जैव पदार्थ क्या होते हैं, कंपोस्ट खाद। तो मृदा में अम्ल निर्मुक्त करते हैं, तो उसकी क्षारकीय प्रकृति को उदासीन कर देते हैं। तो कंपोस्ट खाद क्या करता है, मृदा में अम्ल निर्मुक्त करता है, तो वो क्या करता है, उसकी क्षारकीय प्रकृति को उदासीन कर देता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। अगला है कारखानों का अपशिष्ट। अनेक कारखानों के अपशिष्ट जो कचरे होते हैं में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। तो जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं कारखानों से निकलते हैं उसमें क्या होता है, अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। यदि ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को सीधे ही जलाशयों और नदियों में बहा दिया जाए तो क्या होगा, वो नदी का या जलाशय का जो जल है वो अम्लीय हो जाएगा, जिससे क्या होगा, वहाँ में जो मछली और जलीय जीव होते हैं वो अम्ल की वजह से नष्ट हो सकते हैं, उन्हें नुकसान हो सकता है। अतः कारखानों के जो अपशिष्ट होते हैं उनको जलाशयों या नदियों में विसर्जित करने से पहले हमें क्या करना चाहिए, क्षारकीय पदार्थ मिलाकर उदासीन कर देना चाहिए, जिससे मछली में जो रहने वाले जीव हैं उन्हें कोई नुकसान ना हो। तो ये इतने इम्पॉर्टेंट थे। अब कुछ इम्पॉर्टेंट यहाँ पर सारांश दिए हैं इस चैप्टर के। पहला है, आम जो होता है वो स्वाद में खट्टे होते हैं। सामान्यतः जो क्षारकों का स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है, और उनका स्पर्श कैसा होता है, साबुन जैसा होता है। तो ये पहचानेंगे आप ऐसे। दूसरा पॉइंट है, अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस को क्या करता है, लाल कर देता है, और क्षारक क्या करते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अगला है वे पदार्थ जो ना तो अम्लीय होते हैं और ना ही क्षारकीय, उसको क्या कहते हैं, उदासीन कहते हैं। ऐसे पदार्थों के विलयन जो अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन विलयन में भिन्न रंग दर्शाते उसको क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। ये सब हम पहले ही बता चुके हैं। अम्ल और क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। और लवण अम्लीय हो सकता है, क्षारकीय हो सकता है, उदासीन प्रकृति का हो सकता है, और उसके साथ साथ जल भी बनाता है और ऊष्मा निर्मुक्त करता है। तो ये थे सारांश चैप्टर 5 के, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर एक चीज़ और इम्पोर्टेंट, शरीर की प्रत्येक कोशिका, हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में एक अम्ल होता है जिसको बोलते हैं डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक
अम्ल। तो ये आपको याद रखना है, इसी को कहते हैं डीएनए। या शरीर के अनेक व्यक्तिगत गुणों जैसे हमारे रंग रूप, आँखों के रंग, ऊंचाई आदि का क्या करता है, निर्धारण करता है। तो सभी प्रोटीन जो हमारी कोशिकाओं के भाग होते हैं एमिनो अम्लों के बने होते हैं। तो सभी प्रोटीन जो हमारे शरीर के कोशिकाओं में होते हैं वो किससे बने होते हैं, एमिनो अम्लों के। हमारे शरीर में पाई जाने वाली वसा जो होता है वो वसा अम्ल होते हैं। तो ये थे इतने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, इसको शेयर करिए। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।